था जी C2 साइकिल हम पढ़ रहे थे, उसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए जी। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था C2 साइकिल। हाँ जी, C2 साइकिल में किसी को कोई डाउट था लास्ट लेक्चर के अंदर? तो आज हम इसके कुछ बेनिफिट पढ़ने हैं। उधर मैंने आपको बताया था इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका नुकसान क्या है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आप फिक्स करते हो वो लॉस हो जाती है। एक तो CO2 का लॉस कर देते हैं, तो इसलिए हम मानते हैं कि जो साइकिल है C2 साइकिल, दैट इज आल्सो कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, उसमें हमारा CO2 का नुकसान हो जाता है ना। बड़ी मुश्किल से जो प्लांट है C3 प्लांट, वो CO2 को पकड़ता है C3 साइकिल के थ्रू, लेकिन C2 साइकिल आके सारा काम जो है उसको नलीफाई कर देता है, तो इसलिए CO2 का नुकसान कर देता है। इसलिए हम इस साइकिल को बोलते हैं कि ये एक वेस्ट साइकिल है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस भी है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ C2 साइकिल? अगर आप C2 साइकिल के बेनिफिट की बात करोगे कि आपको एडवांटेज क्या मिल रहा है, सिग्निफिकेंस क्या है C2 साइकिल का, तो बच्चे ये प्लांट को एक्सेस लाइट से बचाता है, यानी कि ये फोटो इनहिबिशन में, तो जो फोटो इनहिबिशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, सॉरी, फोटो इनहिबिशन नहीं, फोटो ऑक्सीडेशन, दैट इज फोटो ऑक्सीडेशन। तो जब किसी सेल के अंदर बच्चे ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाता है, देखो हमें पता है कि जब ऑक्सीजन हाई हो जाती है, अगर उस ऑक्सीजन को किसी काम में नहीं लगाया जाए तो वो नुकसान कर सकती है प्लांट का। तो जो एक्सेस ऑक्सीजन है वो क्या करती है, वो फ्री रेडिकल्स पैदा करनी शुरू हो जाती है। जो एक्सेस ऑक्सीजन है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ROS स्पीसीज पैदा करनी शुरू हो जाती है। जैसे O2 नेगेटिव है, H2O2 है। तो मतलब अगर आपके सेल की जो एक्सेस ऑक्सीजन है, अगर हमारे सेल में जो एक्सेस ऑक्सीजन है, अगर हम उसको यूज नहीं करेगा प्लांट, तो वो एक्सेस ऑक्सीजन जो फ्री बैठी है वो क्या करेगी, वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज पैदा करनी शुरू कर देगी। मींस ROS, फ्री रेडिकल्स बनने शुरू हो जाएंगे। और जो फ्री रेडिकल्स हैं ये सेल को डैमेज कर सकते हैं, ये सेल को डैमेज कर सकते हैं, तो प्लांट का नुकसान हो सकता है। इसलिए ये जो ऑक्सीजन है उसको एक फालतू के काम में लगाया हुआ है। इसलिए प्लांट क्या करता है, इस ऑक्सीजन को C2 साइकिल में यूज कर रहा है, ताकि वो फ्री ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ना पैदा कर सके और सेल जो है वो डैमेज ना हो। तो मींस C2 साइकिल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि ये प्लांट को एक्सेस ऑक्सीजन से बचाता है, क्योंकि एक्सेस ऑक्सीजन को ये किसी साइकिल में ले जाता है। क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन है वो तो अब बिजी होगी ना, C2 साइकिल चलाने में बिजी होगी, तो उसको टाइम ही नहीं मिल रहा फ्री रेडिकल पैदा करने का। तो मतलब इसका एक ही मेन सिग्निफिकेंस है कि जो C2 साइकिल है प्लांट को वो एक्सेस ऑक्सीजन से बचाता है, ताकि सेल के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कम बने। जितनी सेल में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कम बनेगी उतना ही प्लांट का जो है वो बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट आप ये देख सकते हो, इस साइकिल से हमें ग्लाइसिन, प्लांट को ग्लाइसिन अमाइनो एसिड मिलता है, सिराइन नाम का अमाइनो एसिड मिलता है। तो मतलब इस साइकिल से प्लांट को ग्लाइसिन एंड सिराइन नाम के अमाइनो एसिड भी मिल सकते हैं। तो ये है जी हमारे पास दो बेनिफिट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट C2 साइकिल क्या है, C2 साइकिल के का नुकसान क्या होता है, एंड C2 साइकिल के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे आज हमारा सेकंड साइकिल भी ओवर होता है जी। अब हमारे पास दो साइकिल बचे हैं, दैट इज C4 साइकिल एंड कैम साइकिल। तो आज हम उन दोनों साइकिल की बात करेंगे, C4 साइकिल क्या है एंड कैम साइकिल क्या होता है। क्लियर है जी? तो अब हमें एक बात तो क्लियर है जी कि जो C3 प्लांट हैं, ये जो C3 प्लांट हैं वो दो तरह के साइकिल चलाते हैं। या तो C3 प्लांट C3 साइकिल चलाएगा,
जहां पे वो C2 साइकिल चलाएगा। इसलिए हम कहते हैं जो C3 प्लांट्स हैं वो लेस प्रोडक्टिव हैं। तो ये साइकिल तो बहुत बढ़िया है, इससे तो फूड बनता है, लेकिन ये वेस्ट साइकिल है जो फूड को वेस्ट करता है, इसलिए C3 प्लांट का नुकसान हो जाता है। लेकिन C3 प्लांट बच क्यों रहे हैं, सर्वाइव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी जो ग्रोइंग कंडीशन है बहुत अच्छी है। जो वहां पे ग्रो करते हैं जहाँ पे C2 साइकिल कम चले, यानी कि ऑक्सीजन लो हो, CO2 ज्यादा हो। लेकिन जिस दिन भी कंडीशन एडवर्स हो जाती है तो उस दिन C3 प्लांट का नुकसान हो जाता है। ये बातें हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हम देखेंगे C4 प्लांट्स के बारे में। तो C4 प्लांट्स जो हैं वो भी 2 साइकिल चलाते हैं। C3 साइकिल तो चलेगा और साथ में चलता है C4। तो ये याद रखना, C4 प्लांट कभी भी C2 साइकिल नहीं चलाते। हालांकि C4 प्लांट कहां ग्रो करते हैं? जहां पे ऑक्सीजन हाई है, जहां पे CO2 लो है। तो C4 प्लांट जो हैं वो भले ही ऐसी कंडीशन में ग्रो करते हैं जो कंडीशन C2 साइकिल को चलाने के लिए सूटेबल हैं, लेकिन फिर भी C4 प्लांट कभी भी C2 साइकिल नहीं चलाते। किसकी वजह से? हाँ जी, C4 प्लांट हालांकि वहां पे ग्रो करते हैं जहां पे C2 साइकिल चलना चाहिए, है ना। ऑक्सीजन हाई, CO2 का लो होना, ये कंडीशन जो है वो किसको फेवर करती है जी? C2 साइकिल को फेवर करती है। लेकिन फिर भी C4 प्लांट जो हैं वो C2 साइकिल नहीं चलाते। क्यों नहीं चलाते? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ C4 साइकिल मींस पेप केस। ठीक है, आप उसी पे आएंगे। मतलब C4 साइकिल होने की वजह से जहां पे C2 साइकिल एब्सेंट हो गया, तो C4 प्लांट इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादा प्रोडक्टिव हैं एज कम्पेयर टू C3 प्लांट, क्योंकि C3 प्लांट का तो नुकसान हो जाता है ना, फूड वेस्ट हो जाता है। लेकिन C4 प्लांट में C2 साइकिल एब्सेंट है, उसकी जगह एक नया साइकिल है C4 साइकिल। और C4 साइकिल एंड C3 साइकिल ये दोनों मिलके काम करते हैं। जैसे जहां पे जो मैंने बोला था, या तो प्लांट में C3 साइकिल चलेगा जहां C2 साइकिल चलेगा, यानी कि एक टाइम पे ये दो साइकिल दोनों एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन C4 प्लांट ने C2 साइकिल से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक नया साइकिल चलाया, दैट इज C4 साइकिल। और उसी वजह से इन प्लांट्स में C3 साइकिल चलता है। अगर C4 साइकिल ना होता C4 प्लांट्स के अंदर, तो आप देखते हैं इनमें कभी भी C3 साइकिल चल नहीं सकता था। इनमें हमेशा C2 साइकिल चलता रहता और प्लांट हमेशा फूड वेस्ट करता रहता, बनाता तो है ही नहीं। तो फिर तो C4 प्लांट अब तक खत्म हो जाते, फिर तो C4 प्लांट अब तक खत्म हो जाते ना, अगर ऐसा होता तो। लेकिन C4 प्लांट्स आर मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ C4 साइकिल। तो आज हमने बात करनी है C4 साइकिल क्या है। तो डार्क रिएक्शन के अंदर नेक्स्ट साइकिल है दैट इज C4 साइकिल। इसी को बोला जाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसी को बोला जाता है हैच-स्लैग साइकिल। तो हैच एंड स्लैग नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था। व्हाई इट इज नोन एज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, आपको आगे क्लियर हो जाएगा। तो C4 प्लांट्स के अंदर ये चलता है जी, जितने भी C4 प्लांट्स हैं उनमें ये साइकिल चलता है, चाहे वो, एक मिनट बच्चों, हाँ जी। तो C4 प्लांट कौन कौन से हैं जी? जैसे मेज है, शुगर केन है, एट्रीप्लेक्स है। तो ये जो प्लांट है जो थोड़ा सा एडवर्स कंडीशन में ग्रो करते हैं, थोड़ा सा ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करते हैं, जहां पे ऑक्सीजन हाई है एंड CO2 लो है। तो एडवर्स कंडीशन में ग्रो करने के बावजूद भी ये प्लांट ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। C4 प्लांट्स ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो इनकी, मेज, शुगर केन, एट्रीप्लेक्स, यूफोर्बिया, काफी सारे प्लांट्स हैं जो इस एरिया में ग्रो कर सकते हैं आसानी से। और अगर जहां पे देखो, अगर इस एरिया में C3 प्लांट ग्रो करता तो वो बेचारा खत्म हो जाता,
क्योंकि C3 प्लांट इस तरह की कंडीशन में हमेशा C2 साइकिल ही चलाता रहेगा, और C2 साइकिल तो वेस्ट साइकिल है, जो फूड को वेस्ट कर देगा, प्लांट भूखा मर जाएगा। लेकिन C4 प्लांट एडवांस कंडीशन में ग्रो करते हैं, फिर भी खाना बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, और प्रोडक्टिव भी ज्यादा है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जी, इनके पास दो फीचर हैं खास। एक तो इनके पास क्रेन्ज एनाटॉमी है, दैट इज कॉल्ड क्रेन्ज एनाटॉमी। इससे आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, एक नंबर में इस एमएसटी में भी आएगा, व्हाट इज क्रेन्ज एनाटॉमी, कि क्रेन्ज एनाटॉमी क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, जब लीफ के पास, सपोज दिस इज ए लीफ, ये लीफ है जी, और इस लीफ को मैंने दो टाइप ऑफ सेल में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर वाला सेल, एक नीचे वाला सेल। तो प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल इन ए लीफ इज नोन एज, उसको हम क्रेन्ज एनाटॉमी का नाम देते हैं। वो कौन से दो टाइप के सेल हैं जी? जो ऊपर वाला सेल है दैट इज मेसोफिल सेल, तो आपको पता है लीफ के अंदर जो है वो मेसोफिल सेल होते हैं, और नीचे वाला सेल है बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। सो दिस इज मेसोफिल सेल, दिस इज bundle sheath cell. तो presence of two different kind of cells in a leaf is known as Kranz anatomy. तो एक तो Kranz anatomy की वजह से जहां पे C2 साइकिल एब्सेंट हो जाएगा, और दूसरा इसने क्या किया, जहां पे एक नया एंजाइम लेके आया दैट इज कॉल्ड पेप्टेज, और जहां पे जो एंजाइम था रबिस्को, जो रबिस्को एंजाइम था उसको नीचे वाले सेल में शिफ्ट कर दिया। देखो एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, CO2 लो है, ऑक्सीजन हाई है। अगर ये रबिस्को को डीलर के तौर पर, देखो C3 प्लांट में डीलर कौन है जी? हाँ जी, C3 प्लांट में जो है एनवायरनमेंट के साथ डील कौन करता है? कौन सा एंजाइम डील करता है C3 प्लांट्स के अंदर? रबिस्को करता है। और रबिस्को की क्या कमी है, रबिस्को की क्या कमी हम मान के चलते हैं? वो CO2 भी देता है। बिल्कुल, रबिस्को की ये दिक्कत है कि वो CO2 अगर देखो एटमॉस्फेयर में क्या ज़्यादा है इस कंडीशन में, हाँ जी एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है आपके सामने लिखी हुई है, CO2 लो है, ऑक्सीजन हाई है। तो अगर रबिस्को जहाँ पे डील करता, अगर मैं जहाँ पे हम ये एंजाइम को छोड़ दें, अगर मैं आपसे बोलूँ कि जी रबिस्को एंजाइम जहाँ पे डीलर है, अगर C4 प्लांट में भी रबिस्को को ही डीलर के तौर पे रखा जाता तो क्या होता? हाँ जी, ऑक्सीजन आती है अंदर या CO2 आती? O2। तो जहां पे वो कौन सा साइकिल चलता, फिर रबिस्को कौन सा साइकिल चलाता जहां पे? फिर तो C2 साइकिल शुरू हो जाता, और ये तो प्लांट भूखा मर जाएगा, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है वो कोई एक दो दिन के लिए नहीं है, ये तो परमानेंट कंडीशन है। क्योंकि C4 प्लांट वहां ग्रो करते हैं जहां पे ऑक्सीजन हमेशा ज्यादा रहती है, CO2 हमेशा लो रहती है। तो अगर ये प्लांट कुछ एक्स्ट्रा चीज ना लेके आता अपने पास, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ना करता, तो ये प्लांट तो भूखा मर जाता, अब तक तो ये C4 प्लांट खत्म हो जाते दुनिया से। लेकिन दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट्स। क्यों प्रोडक्टिव हैं? क्योंकि उन्होंने अपना जो डीलर है ना, जो रबिस्को, जो एनवायरनमेंट से डील कर रहा है, उस डीलर को ही बदल दिया। हालांकि इस डीलर को जॉब से नहीं निकाला, नौकरी से नहीं निकाला, क्योंकि ये इकलौता डीलर है जो C3 साइकिल चला सकता है, जो फूड बना सकता है, तो आप इसको नौकरी से नहीं निकाल सकते। तो प्लांट ने बस इसका क्या कर दिया, इसकी थोड़ी सी काम चेंज कर दिया, इसको डीलिंग वाले काम से हटा दिया। तो एनवायरनमेंट से डील करने के लिए अब ये बंदा सूटेबल नहीं है। ऐसा ही है ना इन कंडीशन के अंदर, क्योंकि ये कंडीशन एक दो दिन नहीं रहने वाली, ये कंडीशन तो परमानेंट रहने वाली है। तो अगर रबिस्को को डीलर कराओगे आप, रबिस्को को अगर आप डीलर की ड्यूटी करवाओगे C4 प्लांट के अंदर, तो वो तो आपका नुकसान ही करेगा, फायदा कुछ नहीं करने वाला। तो इसीलिए इस प्लांट ने क्या कर दिया, अपने डीलर को ही बदल दिया जो एनवायरनमेंट से डील करेगा, और जहां पे एक नया डीलर आया दैट इज पेप्टेज। और पेप्टेज की एक खासियत है, एटमॉस्फेयर में अगर 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं और सिर्फ 10 मॉलिक्यूल CO2 के हैं, तो ये सिर्फ CO2 से ही बाइंड करता है। तो मतलब ये जो डीलर है
इसको ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। आप एटमॉस्फेयर में जितनी मर्जी ऑक्सीजन कर दो, ये पेप्टेज कभी भी ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करता। पेप्टेज की जीरो एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन एंड वेरी हाई एफिनिटी फॉर CO2। तो CO2 को ये झट से पकड़ लेता है हवा से और ऑक्सीजन को ये छूता तक नहीं है। तो इसलिए जो पेप्टेज है वो क्या कर रहा है, बाहर से CO2 उठा रहा है एक एक करके, और जो अंदर बैठा हुआ है एंजाइम, जो रिस्को नाम का एंजाइम अंदर बैठा है, उसको क्या खिला रहा है जी, खाने को क्या मिल रहा है इसको, CO2। और अगर रिस्को को आप CO2 देते जाओगे तो जहां पे कौन सा साइकिल चलेगा, C3। तो मींस इस एंजाइम ने दो तरह के सेल पैदा, इन प्लांट्स ने दो टाइप के सेल पैदा कर लिए। एक सेल में डीलर को रखा, नया डीलर है, बहुत अच्छा काम करता है पेप्टेज नाम का डीलर, जो हवा से सिर्फ CO2 उठाता है, ऑक्सीजन जितनी मर्जी पड़ी हो उसको टच नहीं करता, क्योंकि इसकी जो एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन दैट इज जीरो एंड एफिनिटी फॉर CO2 इज वेरी हाई। तो इसलिए जो पेप्टेज क्या कर रहा है, देखो मैं अगर क्या करूं, मैं बाहर से एक मॉलिक्यूल उठाऊं अंदर फेंक दूं, तो पेप्टेज ने क्या किया, बाहर से एक CO2 उठाया अंदर फेंक दिया, फिर दूसरा CO2 उठाया अंदर फेंक दिया, तीसरा CO2 उठाया अंदर फेंक दिया, चौथा CO2 उठाया अंदर फेंक दिया। तो जहां पे ये जो बंडल शीथ सेल है इसमें CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी जी, यानी कि अगर बाहर से एक एक मॉलिक्यूल करके मैं अंदर फेंकता रहूं तो दिस इज अ रूम, मैं बाहर से एक मॉलिक्यूल उठाऊं अंदर फेंक दूं, दूसरा उठाऊं अंदर फेंक दूं, तीसरा उठाऊं अंदर फेंक दूं, अल्टीमेटली इस रूम के अंदर CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, यानी कि CO2 क्या हो रही है, CO2 कंसंट्रेट की जा रही है, यानी कि बंडल शीथ सेल के अंदर जो CO2 है उसको कंसंट्रेट किया जा रहा है। सो दैट इज कॉल्ड CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म। तो C4 प्लांट्स में ये जो मैकेनिज्म चल रहा है, CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म, इसी फॉर्मूले की वजह से, CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म की वजह से जो रिस्को है उसको बेचारे को बेवकूफ बनाया गया, उसको पता ही नहीं कि बाहर ऑक्सीजन भी है। लेकिन देखो रिस्को तो बड़ा सीधा साधा बंदा है, आप उसको CO2 दोगे वो CO2 को फिक्स कर देगा, आप उसको ऑक्सीजन खिलाओगे वो ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देगा। लेकिन इस काम में भले ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है, लेकिन फिर भी रिस्को को खाने को क्या दिया जा रहा है, CO2 ही मिल रहा है। इसलिए इसी वजह से जो C4 प्लांट हैं वो कभी भी C2 साइकिल नहीं चलाते। हालांकि जो कंडीशन थी, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो बोल रही है कि भाई C2 साइकिल चला, लेकिन C4 प्लांट ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, और अडेप्ट करने के लिए दो काम किए। पहला, अपने लीफ को क्रेन्स एनाटॉमी बनाई, अपने लीफ के सेल को दो सेल में डिवाइड किया, और दूसरा CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म, और तीसरा पेप्टेज एंजाइम डीलर चेंज कर लिया। तो इन तीन बातों की वजह से जो C4 प्लांट्स हैं जी वो कभी भी C2 साइकिल नहीं चलाते। तो अब बस हमने ये जो साइकिल है, ये जो इतना सा साइकिल चल रहा है, तो दिस इज C4 साइकिल, यानी कि जो पेप्टेज CO2 को बाहर से उठा रहा है और फिर अंदर फेंक रहा है, वो जो साइकिल चल रहा है दैट इज C4 साइकिल। और अंदर जाके उस CO2 को छोड़ देता है, वो CO2 दोबारा से इसको पकड़ता है। तो मतलब C4 प्लांट एक ही CO2 को कितने बार फिक्स करते हैं, दो बार। पहले हवा से CO2 उठाई पेप्टेज ने C4 साइकिल के थ्रू, अंदर छोड़ दी ना, अब उस CO2 को दोबारा से इसको फिक्स करेगा, यानी कि एक ही कार्बन को दो बार फिक्स किया जाता है C4 प्लांट्स के द्वारा। पहली बार पेप्टेज ने फिक्स की और फिर रिलीज कर दी, और दूसरी बार रिबिस्को ने। तो पेप्टेज ने हवा से CO2 उठाई, बंडल शीथ सेल में छोड़ दी जाके। अब बंडल शीथ सेल से रिबिस्को ने CO2 उठाई और उसको फूड में जमा कर दिया। सो दैट इज व्हाई हम बोलते हैं कि C4 प्लांट दो बार एक ही कार्बन को फिक्स करता है। तो अब हमने ये डिटेल में, ये साइकिल तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ डिटेल के अंदर, आज हमने जो C4 साइकिल जो है वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि कैसे पेप्टेज जो है वो हवा से CO2 उठाता है और बंडल शीथ सेल में रिलीज कर देता है। हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो जाता है? नो सर। ठीक है जी, तो अब हम पढ़ते हैं फिर C4 साइकिल, दैट इज आल्सो कॉल्ड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल,
या हैश सिलेक्ट साइकिल। तो सपोज मैंने अपने लीफ को इन दो हिस्सों में बांट लेते हैं। तो दिस इज ए सेल लीफ, लीफ का जो ऊपर वाला सेल है तो इसको मैं मेसोफिल सेल मान लेता हूं, और जो नीचे वाला सेल है इसको मैं बंडल शीथ सेल। तो आपके पास दो सेल हैं, एक मेसोफिल सेल, दूसरा बंडल शीथ सेल। तो पहले मेसोफिल सेल में क्या होता है? हाँ जी, मेसोफिल सेल में क्या होगा? तो मेसोफिल सेल में आपको पता ही है एटमॉस्फेयर में CO2 लो है एंड ऑक्सीजन हाई है। ये तो हमें क्लियर है बात। तो जहां पे देखो C3 प्लांट में भी हमने पढ़ा था कि जो C3 प्लांट में है जी, क्योंकि बाहर से CO2 आने वाली है तो उसका कोई वेलकम करने के लिए होना चाहिए। हाँ जी, C3 प्लांट में वेलकम कौन करता है CO2 का? हु इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट? RUBP, वेरी गुड। RUBP करता है ना, तो जहां पे भी फिर वो बंदा होना चाहिए, कोई ना कोई जो CO2 का वेलकम करेगा। तो हु इज द प्राइमरी एक्सेप्टर हेयर? हेयर जहां पे जो बंदा है जी उसका नाम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो हु इज द प्राइमरी एक्सेप्टर जी? प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन है इन केस ऑफ C4 साइकिल? हाँ जी, इन केस ऑफ C4 साइकिल हु इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2? PEP, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। लेकिन वहां पे कौन था C3 साइकिल में? RUBP। हाँ जी, RUBP कितने कार्बन का था? 5 कार्बन। लेकिन पेप कितने कार्बन का है? 3 कार्बन। तो ये डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ C3 साइकिल एंड प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ C4 साइकिल। तो C3 साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर RUBP है जो 5 कार्बन का था, और C4 साइकिल में जो है पेप है जो कि 3 कार्बन का है। तो यहाँ पे मेन एंजाइम आपको पता ही है जी, तो बाहर से जो एंजाइम है पेप्टेज, इसलिए एंजाइम का नाम देखो पेप्टेज। पेप्टेज एंजाइम जो डीलर है, जो हवा से डील करेगा, एनवायरनमेंट से डील करेगा। और डीलर आपको पता ही है, जो बड़ा सही बंदा है, जो बाहर से क्या उठाएगा जी? भले ही CO2 लो है, ऑक्सीजन को ये पहचानता तक नहीं, ऑक्सीजन के साथ इसकी एफिनिटी बनती नहीं है, बिल्कुल नहीं बनती, सिर्फ CO2 को उठाएगा। हाँ जी, 3 कार्बन जहां पे है, एक कार्बन बाहर से आगे, कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा? फर्स्ट प्रोडक्ट 4 कार्बन, जिसका नाम है OAA, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो कि कितने कार्बन का है? 4 कार्बन। आपसे कोई पूछे व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज C4 साइकिल, आपने C4 साइकिल क्यों कहते हैं? बिकॉज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंपाउंड नेम्ड एज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। हाँ जी, होगी बात क्लियर? व्हाई हैच स्लैक साइकिल इज नोन एज C4 साइकिल। अगर आपसे कोई पूछता है कि हैच स्लैक साइकिल को C4 साइकिल के नाम से क्यों जाना जाता है, तो आंसर बड़ा सिंपल है, ड्यू टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है जी। और ये जो है OAA, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी है। OAA जो है इसके पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। इसके पास अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर इसकी, तो इसके पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। दैट इज व्हाई C4 साइकिल इज आल्सो नोन एज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, बिकॉज जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो एक्चुअल में क्या है जी? वो एक्चुअल में एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। सो दैट इज व्हाई C4 साइकिल इज आल्सो कॉल्ड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। हैच स्लैक साइकिल, क्योंकि ये हैच एंड स्लैक नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, तो 3 नाम हैं, C4 साइकिल, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड हैच स्लैक साइकिल। तो किसी भी नाम से भी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो ठीक है जी, प्राइमरी एक्सेप्टर इज पेप फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इसका मैं नाम लिख देता हूं साइड पे, हम बाद में लिख देंगे। व्हाट इज पेप? फॉस्फोइनोल पायरुवेट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब ये जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है उसको एंटर करना है जी नीचे वाले सेल में। अब देखो CO2 फिक्स होगी ना, CO2 आ गई बाहर से, CO2 इसका पार्ट हो गया। तो अब इस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को
नीचे वाले सेल में एंटर करना है, दैट इज बंडल शीथ सेल में। लेकिन ये जो बीच में मेम्ब्रेन है, देखो ये जो दो सेल के बीच में मेम्ब्रेन होती है, दिस इज द मेसोफिल सेल, दिस इज द बंडल शीथ सेल, और दो सेल के बीच में बाउंड्री है। ये जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है वो इस बाउंड्री को पार नहीं कर सकता, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज नॉट परमिएबल फॉर ओएए। तो ओएए को एंटर करना है बंडल शीथ सेल में, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है वो उसको अलाउ नहीं करती। तो ओएए जो है अब वो कैसे एंटर करेगा? तो ये जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है जी, ये कन्वर्ट हो जाता है अपनी दूसरी फॉर्म में, दैट इज मैलेट। इसमें कन्वर्ट हो जाता है जी, मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जहां पे एक NADH का जो मॉलिक्यूल है वो सेल का यूज हो जाएगा, जहां पे एक NADH का जो मॉलिक्यूल है वो यूज हो जाएगा, और ये जो मैलेट है ये आसानी से इस मेम्ब्रेन को पास कर सकता है। ये जो मैलेट है, ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज परमिएबल फॉर मैलेट, मैलिक एसिड, बट दिस इज नॉट परमिएबल फॉर ओएए। तो कोई बात नहीं, ओए ने क्या किया, अपना रूप बदल लिया, अपनी दूसरी फॉर्म में चला गया और वो आसानी से इस मेम्ब्रेन को पार कर गया। समझ आई की बात? तो मैलेट इस मेम्ब्रेन को पास करके बंडल शीथ सेल में एंटर कर गया, दिस इज द बंडल शीथ सेल, ये सारा बंडल शीथ सेल है। और जहां पे आगे डायरेक्शन फिर से रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको ओएए चाहिए ना, तो मैलेट फिर से वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो जो मैलेट है वो जो NADH आपका यूज हुआ था वो आपको वापस गेन हो जाएगा। तो ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ, क्योंकि एक NADH आपका यूज हुआ था, वही NADH आपको वापस मिल गया, तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपको OA देखो, अल्टीमेटली मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि जो OAA जो मेसोफिल सेल में पैदा हुआ था वो बड़ी चालाकी से एंटर कर गया, कहां पे एंटर कर गया जी? OAA। तो OAA एंटर कर गया है आप बंडल शीथ सेल के अंदर, ठीक है जी। लेकिन वो सीधा नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अपनी जो उंगली है वो थोड़ी टेढ़ी कर ली। तो अल्टीमेटली जो OAA है वो आपका बंडल शीथ सेल में एंटर कर चुका है। अब क्या होगा जी? अब इस OAA को कन्वर्ट किया जाएगा, अब इसकी डी कार्बोक्सिलेशन की जाएगी। इसकी क्या की जाएगी जी? डी कार्बोक्सिलेशन। तो जो CO2 है, देखो ये जो CO2 बाहर से पकड़ी थी वो जहां पे आके छोड़ दी जाएगी, CO2 को रिलीज कर दिया जाएगा। हाँ जी, 4 कार्बन थे, एक कार्बन निकल गई, पीछे कितने कार्बन बचे? 3 कार्बन, और 3 कार्बन का जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज पायरुवेट, दैट इज, तो मतलब जहां पे होगी डी कार्बोक्सिलेशन, यहां पे क्या होगी जी? डी कार्बोक्सिलेशन। और जहां पे कौन बैठा हुआ है? रिबिस्को। तो रिबिस्को क्या करेगा? हाँ जी, रिबिस्को क्या करेगा जहां पे? इस CO2 को दोबारा से फिक्स करेगा, और जहां पे क्या चलेगा जी? जहां पे चलेगा C3 साइकिल। तो ये देखो, ये जो साइकिल चल रहा है ये C4 साइकिल है, जो हम वापस जाएंगे अब, लेकिन साथ में C4 साइकिल की वजह से ही ये जो C3 साइकिल है वो जहां पे पॉसिबल हो पाया है। ऐसा ही है, अगर ये C4 साइकिल ना चलता तो क्या ये साइकिल कभी पॉसिबल हो जाता? कभी भी पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल ठीक है। तो C4 साइकिल ने क्या कर दिया, यानी कि बाहर से CO2 उठाई, अंदर छोड़ दी। तो रिबिस्को जो है वो बेचारा CO2 को ही संभालने में लगा हुआ है और फूड बना रहा है, तो जहां पे फूड बनता रहता है। अल्टीमेटली पायरुवेट जो है, ये जो आप पायरुवेट देख रहे हो, अब ये वापस जाएगा। देखो आपका जो प्राइमरी रिसेप्टर है वो तो वापस आना चाहिए ना, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल का भी तो वेलकम करना है उसने। देखो रीजनरेशन तो होनी चाहिए ना प्राइमरी रिसेप्टर की, वो तो C3 साइकिल में भी होती है और C4 साइकिल में भी होगी। अब ये जो पायरुवेट है वो एंटर करेगा वापस मेसोफिल सेल के अंदर, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा जी
वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, दैट इज पैक, फॉस्फोइनोल पायरूवेट। लेकिन इस काम में 2 एटीपी लग जाएंगे। हालांकि एक ही एटीपी लगता है, 2 फॉस्फेट यूज होते हैं, और आपका लोअर लेवल है बीएससी, तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 2 एटीपी आपके यूज हो जाएंगे। तो फिर से पैक बन गया, फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये जो साइकिल चल रहा है, दिस इज कॉल्ड C4 साइकिल। बड़ा छोटा सा साइकिल है और बड़ा आसान सा साइकिल है जी। किसी को कोई डाउट हो इसके अंदर? नो सर। सारी बात क्लियर है जी? यस सर। तो अब मुझे ये बताइए, इस काम में C4 प्लांट एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में कितने एटीपी खर्च कर रहे हैं जी? हाँ जी, आपके कितने एटीपी खर्च हो गए? 2 एटीपी तो जहां पे खर्च हो गए। ये जो C3 साइकिल चल रहा है, ये इस कार्बन को दोबारा से फिक्स करेगा, तो जहां पे कितने एटीपी खर्च होते हैं जी? हमने उस दिन बात की थी, C3 साइकिल एक कार्बन को फिक्स करने में कितना पैसा लेता है, जहां पे कितना एनर्जी खर्च होगी? 3 ATP। वेरी गुड। 3 एटीपी और 2 एनएडीपी है। तो 3 एटीपी 2 एनएडीपी तो जहां भी खर्च हो जाएंगे, दोबारा से इसको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, और 2 एटीपी इसने एक्स्ट्रा यूज कर लिए, तो आपका टोटल कितना खर्च आया? फॉर द फिक्सेशन ऑफ 1 CO2, C4 प्लांट एक कार्बन को फिक्स करने में कितना पैसा लगाते हैं? हाँ जी, 5 ATP और 2 NADP। वेरी गुड। तो 5 एटीपी यूज हो गए और 2 एनएडीपी। हाँ जी, तो C3 प्लांट एक कार्बन को कितने रुपए में फिक्स कर रहे हैं? C3 प्लांट एक कार्बन को 3 रुपए में फिक्स कर रहे हैं, 3 एटीपी 2 एनएडीपीएच में। और C4 प्लांट उसी कार्बन को है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड 5 ATP। 5 एटीपी। तो ये साइकिल थोड़ा सा महंगा नहीं लग रहा आपको? एक्सपेंसिव नहीं है जी एज कंपेयर टू C3 प्लांट? महंगा है ना, लेकिन टिकाऊ है। मतलब ये जो प्लांट्स हैं, इस प्लांट को पता है कि अगर मैं अपना ज्यादा पैसा खर्च करूंगा तभी मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। तो महंगा तो है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड एक बार फिक्स हो गई वो अब वेस्ट नहीं हो सकती। लेकिन C3 प्लांट में देखो, जो C3 प्लांट, पहले ये साइकिल समझ आ गया सबको? चलो एनर्जेटिक्स के अंदर हम बाद में चलते हैं। तो दिस इज C4 साइकिल। तो ये देखिए, तो अब क्या है जी, एक तरफ C3 प्लांट है, एक तरफ C4 प्लांट है। C3 प्लांट एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 एटीपी और 2 एनएडीपी यूज कर रहे हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड को जो CO2 फिक्स करने के लिए ये 5 एटीपी और 2 एनएडीपी यूज कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वही है, यहां पे भी एक ही कार्बन है, यहां पे भी एक ही कार्बन है। तो वही कार्बन C3 प्लांट थोड़ी सस्ती ले रहा है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड C4 प्लांट थोड़ी महंगी ले रहा है। तो अब मुझे ये बताइए, अगर कोई C3 प्लांट है, वो एक ग्लूकोज बनाना चाहता है, तो कितनी एनर्जी लगेगी जी उसकी? और एक C4 प्लांट है, वो भी ग्लूकोज बनाना चाहता है, तो दोनों एक एक ग्लूकोज बनाएंगे, दोनों में पैसे का डिफरेंस कितना आएगा? हाँ जी, C3 प्लांट एक ग्लूकोज कितने रुपए में बना लेगा? 3 रुपए। ग्लूकोज बचे 1 ग्लूकोज 6 कार्बन की है, एक कार्बन के लिए 3 रुपए लग रहे हैं। कितने ATP 12 NADPH। वेरी गुड। और C4 प्लांट में कितनी लगेगी एनर्जी उसी ग्लूकोज को बनाने के लिए? ये भी ग्लूकोज है, वो भी ग्लूकोज ही बना रहा है, तो उसको कितनी एनर्जी लगेगी? 30 ATP 12 NADPH।
तो बात समझो मेरी, C3 प्लांट भी ग्लूकोज ही बना रहा है, C4 प्लांट भी ग्लूकोज ही बना रहा है। वही ग्लूकोज इस बंदे को 18 रुपए की पड़ रही है और 12 NADPH की पड़ रही है। वही ग्लूकोज इस बंदे को 30 रुपए की पड़ रही है। तो कितने ATP का डिफरेंस आ गया पर ग्लूकोज? यानी कि C4 प्लांट 12 ATP ज्यादा यूज करता है एज कंपेयर टू C3 प्लांट। तो मतलब C4 प्लांट अगर आप देखोगे एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव हैं बट स्टेबल हैं। स्टेबल क्यों है? मोस्ट प्रोडक्टिव है। क्यों है? क्योंकि इसको पता है कि जो ग्लूकोज मेरे पास आ गई अब वो कहीं नहीं जाने वाली, मेरे अपने काम आएगी। लेकिन C3 प्लांट को कोई ग्रंथ देखो, हम क्यों ब्रांड के पीछे दौड़ते हैं? हम कोई सस्ती चीज क्यों नहीं लेते? कोई चीज, सपोज मैंने कोई शर्ट लेनी है, एक मैं सस्ती शर्ट ले लूँ एक ब्रांड वाली ले लूँ, मैं ब्रांड वाली चीज क्यों लेता हूँ? मुझे पता टिकाऊ है, ज्यादा लंबा टाइम चलेगी। वही ग्लूकोज C3 प्लांट 18 रुपए में खरीद रहा है, वही ग्लूकोज C4 प्लांट 30 रुपए में खरीद रहा है। तो वो बेवकूफ थोड़ी है कि सेम ग्लूकोज को जानबूझ के महंगे रेट पे खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि जो ग्लूकोज इसके पास आ गई, भले ही ज्यादा रुपए लग गए, भले ही 12 ATP ज्यादा खर्च हो गए, बट वो ग्लूकोज इसके काम आने वाली है। लेकिन इस प्लांट को कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है इस बेचारे ने इतना पैसा खर्च करके ग्लूकोज ले आया घर में, लेकिन जहां पे C2 साइकिल आया और C2 साइकिल ने क्या कर दिया, वो उसकी ग्लूकोज को चोरी करके ले गया। आपको पता है C2 साइकिल क्या करता है? CO2 लॉस करते हैं। तो नुकसान नहीं हो जाएगा C3 प्लांट का? C3 प्लांट का तो ग्लूकोज भी चला जाएगा, उसके 18 रुपए भी वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन C4 प्लांट को भले ही ज्यादा ATP लग रहे हैं ग्लूकोज को फिक्स करने में, बट वो ग्लूकोज कहीं नहीं जाने वाला, वो ग्लूकोज उसके खुद के काम आने वाला है। लेकिन C3 प्लांट ठीक है सस्ता है, लेकिन जिस दिन भी C2 साइकिल नाम का विलन आ गया उस दिन उसकी सारी ग्लूकोज चोरी हो जाएगी। और सस्ते के चक्करों में C3 प्लांट इसलिए अपना नुकसान कर लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि C3 प्लांट्स आर लेस प्रोडक्टिव ड्यू टू C4 प्लांट। C4 प्लांट आर द मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव प्लांट C4 प्लांट है। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज को फिक्स करते हैं, जो कार्बन को फिक्स करते हैं, फिर उसको छोड़ते नहीं आसानी से जब तक उससे एनर्जी ना ले लें। लेकिन जो C3 प्लांट है उनको कोई गारंटी नहीं है, उनको अपनी चीज पे भरोसा ही नहीं है कि आज हमने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया है, हो सकता है कल मेरे पास रहे या ना रहे। सो दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि C4 प्लांट्स आर मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों की एनर्जेटिक्स में क्या डिफरेंस है। हाँ जी, कोई डाउट हो इस लेक्चर में तो बताइए। नो सर। ओके बच्चों, फिर तो हमारा जो टॉपिक है C4 प्लांट्स का ये ओवर हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैम साइकिल के बारे में कि व्हाट इज कैम साइकिल। ठीक है, बिल्कुल C4 साइकिल जैसा ही एक साइकिल चलता है डेजर्ट प्लांट्स के अंदर, तो उसको हम कैम साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो बिल्कुल सेम साइकिल चलेगा, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।